अब मैं समय ना लगाते हुए प्रोफेसर आनंद कुमार जी को निवेदन करूंगा। प्रोफेसर आनंद कुमार जी भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष हैं और उनके मार्गदर्शन में भारत तिब्बत मुक्ति साधना का प्रयास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर आनंद कुमार जी। धन्यवाद रणधीर गौतम जी, आपने इस आयोजन का प्रबंध किया और अभी इस चर्चा के सूत्रधार हैं। मैं भारत तिब्बत मैत्री संघ की तरफ से और आज की इस बातचीत में शामिल कई दर्जन लोगों की तरफ से तिब्बती प्रतिनिधि आचार्य ऋषि पुंसक जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो दुनिया के रंगमंच पर तिब्बत को लेकर के नया एक कदम उठाया गया है। अमेरिकी संसद और अमेरिका के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों द्वारा जो एक सहमति का क्षेत्र बनाया गया है तिब्बत को लेकर के, उस पर प्रकाश डाला। मैं अगले 18-19 मिनट में भारत की तिब्बत नीति के बारे में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया में तिब्बत की मुक्ति के लिए चल रहा प्रयास इस समय के सभी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों, स्वाधीनता आंदोलनों का सबसे प्रमुख है। इसका कारण है कि इसके आधार तिब्बती भाई बहन हैं, जो महात्मा बुद्ध और दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में सत्य और अहिंसा के जरिए अन्याय को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें उनको सबसे बड़ा समर्थक पड़ोसी होने के नाते, बुद्ध का देश होने के नाते भारत से मिला है। भारत में लगभग 65,000 तिब्बती रह रहे हैं, 18,000 के लगभग नेपाल में हैं, तो ये 90,000 लोग और कुल दुनिया भर में लगभग 1,20,000 तिब्बती फैले हुए हैं। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लेके दक्षिण अफ्रीका तक और ताइवान से लेकर के और हमारे यूरोपीय देशों में भी हैं। भारत की क्या नीति है, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। क्या भारत तिब्बत मुक्ति साधना का समर्थक है? आखिरी बार भारत ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में 1965 में हुए मतदान में वोट किया था कि हाँ, भारत तिब्बत के साथ हो रहे अन्याय का विरोधी है। उसके बाद से हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जिनेवा केंद्र में जो सम्मेलन होते हैं, उसमें तिब्बत के बारे में जो बातें रखी जाती हैं, चीन के दुर्व्यवहार का, गलत नीतियों का विवरण दिया जाता है, तो बहुत सारे देश कार्रवाई की मांग के पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ देश विरोध करते हैं, भारत तटस्थ रहता है। तो एक तरफ तो दुनिया भर में मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे, साधना कर रहे तिब्बतियों का सबसे बड़ा देश भारत है। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में है, तिब्बत की निर्वासित जनता के प्रतिनिधियों की संसद भारत में है, और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ में जब गिनती होती है तो भारत चुप रहता है। ये आशा की गई थी कि जब भारत की केंद्रीय सरकार बदलेगी तो उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की समीक्षा होगी, सुधार होगा। कुछ नीतियों में बदलाव किया गया, लेकिन जहां तक हिमालय नीति का सवाल है, तिब्बत नीति का सवाल है, उसमें हम अभी भी एक धुंध का माहौल है, स्पष्टता नहीं है। भारत की संसद में भी तमाम दावों के बावजूद आखिरी बहस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रस्ताव 1967 में हुई थी। 1967 मतलब 47 साल पहले। उसके बाद कई संसदें बनी और उनका कार्यकाल पूरा हुआ। लगभग 8-9 प्रधानमंत्री बने, आए और गए, विदेश मंत्री बने और गए, लेकिन तिब्बत के बाद तरफ देखने का नैतिक कर्तव्य पूरा नहीं किया। भारत के केंद्र में हुए सत्ता परिवर्तन के दौरान जब पहली बार वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, तो हम तिब्बत मित्रों को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों के तौर पर जब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से लोगों को बुलाया, तो तिब्बत की भी निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री सिक्यांग को बुलाया। इन तब से 2 बार और शपथ हुई, अभी इस बार भी शपथ हुई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन इस बार तिब्बत के प्रतिनिधि प्रवक्ता को नहीं बुलाया गया। और इस बीच में चीन के साथ हमारी नीतियों में एक नया बदलाव हुआ है। हमने भारत चीन संबंध को, इसमें तिब्बत का संबंध भी शामिल है,
दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ हमारी जमीन पर 1962 से 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा कब्जा करके और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 900 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन लेकर के चीन ने हमारी धरती पर अपना नाजायज कब्जा बना रखा है, कश्मीर से लेके अरुणाचल सीमा तक। और दूसरी तरफ भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें चीन हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, पार्टनर है। दवाओं से लेकर और मशीनों से लेकर कपड़े तक में तिब्बत से हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हम तिब्बत की घटना के बावजूद चीन के विश्वविद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को भेज रहे हैं। भारत के छोटे छोटे कस्बे में ताला और टॉर्च और मोबाइल फोन से लेके गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां तक, दिवाली की लड़ियां तक चीन में बनी बिक रही हैं। ये परस्पर अंतर विरोधी है। सीमा पर चीन पीछे हटता नहीं है। पिछले 4 बरस में लद्दाख क्षेत्र में 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। हमारे 40 वीर सैनिकों की हत्या की खबर तो सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद से चीन पीछे हटा कि नहीं हटा, इस पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सेना अध्यक्ष के अलग अलग बयान हैं। ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। एक हाथ से रुपए का, व्यापार का, आर्थिक संबंधों का लेन देन बढ़ाना और दूसरे हाथ से अपने शहीदों के खून को पोंछना और उनके सैनिकों के साथ तनाव का रिश्ता बनाना। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन के दावे का बर्दाश्त किया जाना, ये भारत जैसे सक्षम राष्ट्र के लिए, नव स्वाधीन राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छी बात नहीं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप हिमालय की रक्षा और तिब्बत की आजादी के परस्पर जुड़वा रिश्ते पर ध्यान दें। आपको, हमको मालूम है कि भारत, तिब्बत और चीन का कई हजार साल का अस्तित्व है। तिब्बत ने अपनी भाषा का विकास नालंदा में विद्वानों को भेज के किया। उसकी लिपि नालंदा विश्वविद्यालय में बनाई गई। नागार्जुन की बनाई परंपरा को तिब्बतियों ने अंगीकार किया और आज तक दलाई लामा जी समेत सभी तिब्बती आचार्य नालंदा परंपरा से निकले ज्ञान को अपना आधार बनाते हैं। तिब्बती चिकित्सा पद्धति ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ सघन संबंध रखा है, कल भी था और आज भी है। हमारी स्मृतियों में तिब्बत से विद्वानों का आना और तिब्बत की स्मृतियों में भारतीय विद्वानों का तिब्बत जाना, ये एक जीवंत स्मृति है। इसलिए तिब्बत के लोगों का भारत की तरफ उम्मीद से देखना अनुचित नहीं है। लेकिन भारत तिब्बत की निगाहों में निगाहें मिला के देख नहीं पा रहा है। चीन को खुश करने के लिए हमने सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही नहीं, इंदिरा गांधी जी से शुरू करके अटल बिहारी वाजपेयी तक कई रियायतें दी। ये कहना उचित नहीं होगा खाली नरेंद्र मोदी ने तिब्बत के सवाल की अनदेखी करते हुए चीन के शासकों को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में चीन को खुश करने के लिए इतिहास से गलत अलग इस समझौते पर साइन दस्तखत किया कि भारत की निगाह में, भारत की समझ में, भारत की नीति में तिब्बत चीन का अविभाज्य पार्ट है। तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस पर जानकार हंसते हैं क्योंकि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के पहले था ही नहीं। चीनी क्रांति के बाद चीनी सेनाओं ने उगोर प्रांत यानी पूर्वी तुर्किस्तान से लेकर तिब्बत पर कब्जा किया। जो आज चीन का नक्शा है उसका 1/4 हिस्सा तिब्बत का भूगोल है। 25 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका तिब्बत पर 1959 में सैनिक चढ़ाई करने के बाद से चीन ने ले लिया।
तो चीन अपने आप में एक नया राष्ट्र है। जैसे भारत के राष्ट्र की रचना में पारंपरिक सांस्कृतिक आधार है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सरदार पटेल ने आजादी के बाद अपनी सूझबूझ से 550 से ज्यादा देशी रियासतों को, जिनका अपना झंडा था, अपनी हुकूमत थी, अंग्रेजों का पाला पोसा शासन था, उस सबको मिला के भारत राष्ट्र बनाया, जिसमें दक्षिण में त्रावणकोर, कोचीन और मैसूर से लेके उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूरा राजस्थान का अलग अलग राज परिवार था। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। और तब भारतीय राष्ट्र की व्यापकता हासिल हुई, जो पुराणों में थी लेकिन अंग्रेजी राज में छिन्न भिन्न हो गई थी। चीन का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है। चीन अपने जनता को दिमागी गुलामी में रख रहा है। तिब्बत अपनी एक संपन्न भाषा का वारिस है, जिसको हम तिब्बती कहते हैं, लेकिन चीनी कब्जे के बाद से तिब्बत के स्कूलों में बच्चों को चीनी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तिब्बत को अपने में समेटने के बावजूद तिब्बती भाषा का कोई स्थान नहीं, ऐसे ही जैसे देशी भाषाओं का स्थान नहीं था अंग्रेजी राज के जमाने में, खाली अंग्रेजी का बोलबाला था। इसी तरह तिब्बत के शासन प्रबंध का नेतृत्व आज तक पिछले 65 साल के बावजूद कभी किसी तिब्बती को नहीं सौंपा गया। कोई ना कोई चीनी कम्युनिस्ट नेता तिब्बत का मुख्य प्रशासक होता है, जैसे भारत का प्रशासक कोई ना कोई अंग्रेज वायसराय के रूप में होता था, राज्यपाल के रूप में होता था। खाली आजादी मिलने के बाद हमारा अपना प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से तिब्बत एक उपनिवेश है। जब सारी दुनिया में साम्राज्यवाद का अंत हो रहा था, जिसकी अगुवाई भारत ने 1947 में की, उसी समय तिब्बत की आजादी का सूरज डूबा और आज तक वहां पर सूर्यास्त चल रहा है। तमाम देश आजाद हुए, यहां तक कि सोवियत संघ ने भी 1917 के बाद अपना विस्तार करके जिन राष्ट्रीयताओं को अपने पेट में समो लिया था, गोर्बाचेव के पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो वहां 12 नए राष्ट्रों का या 12 पुराने राष्ट्र पुनर्जीवित हुए। उसमें 4 बौद्ध राष्ट्र हैं, 4 इस्लामी राष्ट्र हैं और 4 ईसाई राष्ट्र हैं। उन्होंने अपना एक संघ बना लिया है, जिसमें हर राष्ट्र की अपनी राष्ट्रीयता है, अपनी आजादी है, अपना झंडा है और परस्पर सहयोग है। चीन ने सैनिक बल पर तिब्बत, उगोर, इनर मंगोलिया, इन पर कब्जा कर रखा है। वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। चीन में तिब्बत से आने जाने की सुविधा है, लेकिन ये जो उगोर है, पूर्वी तुर्किस्तान, वहां तो सेना का कब्जा है। एयरपोर्ट बंद है बरसों बरस से, मार्शल लॉ चल रहा है। लाखों की तादाद में लोग शरणार्थी कैंपों में रखे जा रहे हैं। तो आज हम लोग दलाई लामा जी के 90वें जन्म दिवस के अवसर पर यह संकल्प करें कि दलाई लामा को जन्मदिन की भेंट के तौर पर हम तिब्बत मुक्ति साधना को अपना समर्थन देते हैं। हम भारत की सरकार से कहें कि आपकी नीतियों के बारे में दुनिया हंसती है। आप चीन के खिलाफ हैं या चीन के साथ हैं? क्योंकि तिब्बत के बारे में, ताइवान के बारे में, इनर मंगोलिया के बारे में, पूर्वी तुर्किस्तान के बारे में आप चुप रहते हैं, और आपकी चुप्पी से चीन के बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। आपने 18 बार उनको बुलाया और उनके यहाँ गए, और बदले में उन्होंने गलवान घाटी में अपनी सेना उतार दी और 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। ये बात मैं नहीं कहता, ये रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी की किताब में है, जो वामपंथी पत्रकार रहे हैं। ये बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ कांति वाजपेयी की किताब में है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े राष्ट्रीय नेता, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में देश का मार्गदर्शन किया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की किताब में। क्या ये सब लोग गलत बोलते हैं? और अगर गलत बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री सदन में इस पर अपनी बात रखें, एक श्वेत पत्र जारी करें। ये हमारा पहला निवेदन होना चाहिए भारत की तिब्बत नीति की समीक्षा के लिए। दूसरा, भारत की संसद में नई शक्ल आई है। कई लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की जय करने वाले वहां अलग अलग दलों से सांसद बने। उनका यह कर्तव्य है कि संसद की चुप्पी तोड़ें। संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत है। तिब्बत और हिमालय की सुरक्षा को लेकर सारे देश में चिंता है।
और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। भारत की तिब्बत नीति और हिमालय नीति की समीक्षा का समय आ गया है। तीसरा, हिमालय क्षेत्र के जितने छोटे बड़े राष्ट्र हैं जिनको हिमालय का संरक्षण प्राप्त है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, उनके बीच में एक स्थायी संवाद होना चाहिए हिमालय की रक्षा के लिए। हिमालय की रक्षा का मतलब हिमालय के पर्यावरण की रक्षा, हिमालय से निकलने वाली नदियों की रक्षा, हिमालय के वन संपदा की रक्षा, बायोडायवर्सिटी की रक्षा और हिमालय का आर्थिक स्वावलंबन। इन्हीं 3 बातों के लिए आज हम अगर सहमति बना सकें तो भारत तिब्बत मैत्री संघ की कोशिश से सबको जोड़ते हुए, किसी को नहीं छोड़ना है, चीन की जनता को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन तिब्बत पर चीन की मनमानी का विरोध करना है। इसका समाधान भी है। दलाई लामा जी ने तिब्बत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ऐतिहासिक असलियत के बावजूद भूमंडलीकरण की दुनिया में छोटे देशों का बड़े देशों के साथ सह अस्तित्व संभव बनाने के लिए अपनी राष्ट्रीय आजादी की मांग को छोड़ दिया है। उनका कहना है कि तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता दिया जाए, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पूंजी प्रबंध ये तो चीन के हाथ में रहे, बीजिंग के हाथ में रहे, और धर्म, संस्कृति, भाषा, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन ये प्रादेशिक स्वायत्तता के अंतर्गत है। एक तरह का संघीय ढांचा जो भारत में है, राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, केंद्र के अपना अधिकार क्षेत्र है, ऐसा ही अमेरिका में भी है। ऐसा अगर चीन कर सके तो समस्या का शांतिपूर्ण समाधान होगा, वरना लड़ाई जारी रहेगी। आखिरी तिब्बती के धरती पर रहने तक तिब्बत का झंडा हर 10 मार्च को, 10 दिसंबर को लहराएगा। चीनियों तिब्बत छोड़ो का नारा गूंजेगा। चीन के तमाम दमन के बावजूद तिब्बत मुक्ति साधना जारी रहेगी और हम भारतीय अपने सरकार के रुख से अलग अपना नैतिक कर्तव्य मानते हुए तिब्बत के मित्र बने रहेंगे। हम चीन के भी मित्र बनना चाहते हैं, लेकिन चीन मित्रता के बड़े हाथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल तक 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा जमाए हुए है। अगर हम एक संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिसने 200 साल तक लड़के अंग्रेजों से अपनी आजादी हासिल की है, तो हम चीनियों के इस नाजायज कब्जे को भी इनकारते हैं और चीन की जनता से आशा करते हैं कि अपने शासकों के बनाए दलदल में से बाहर निकले और भारत, चीन और तिब्बत की मैत्री से हिमालय खुशहाल बने। आइए आज 6 जुलाई के दिन भारत तिब्बत मैत्री को मजबूत करने के लिए हम तिब्बत मुक्ति साधना से जुड़े रहें, अपना योगदान बढ़ाएं। मुझे बहुत खुशी है कि तिब्बत मुक्ति के पक्ष में दलाई लामा के जन्मदिन के दिन आज भारत के कई प्रदेशों में, कई जिलों में भारत तिब्बत मैत्री संघ की तरफ से अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम आने वाले समय में देश भर से तिब्बत मित्रों को दिल्ली में भी इकट्ठा करेंगे। नई सरकार बनी है, नई संसद बनी है, इनके लिए नई नीति बनाना कठिन नहीं होगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आचार्य यशी फुनसुक और हमारे वक्तव्य के बारे में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा, कुछ शंका समाधान करें, जिससे अगले 20 मिनट में हम इस संवाद को पूरा कर सकें। आज की बातचीत में अपनी व्यस्तता के बावजूद जो लोग शामिल हुए उनको बहुत धन्यवाद। ये सभी तिब्बत मित्र हैं। इसमें कुछ तो हैं जो बरसों बरस से तिब्बत मुक्ति साधना में लगे हैं। इनमें कुछ हैं जिनसे कल परसों हमारी बंगलोर में मुलाकात हुई और वो भी आज की बातचीत में शामिल हैं। आइए हम सब नए पुराने तिब्बत मित्र भारत तिब्बत मैत्री को मजबूत करें और तिब्बत मुक्ति साधना को सफल बनाने में अपना योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय तिब्बत, जय जगत। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने रखा और इंडियन तिब्बत पॉलिसी को एक न सिर्फ समाजशास्त्रीय और राजनीतिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आयामों से भी समझाने का कोशिश किया। तो अब हम लोग सवाल जवाब की तरफ मुड़ेंगे। जो भी साथी कुछ
सवाल या छोटी टिप्पणी रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। डॉक्टर ज्योत्सना जी भी जुड़ी हैं और भारत तिब्बत मुक्ति संघर्ष में वो शामिल हमेशा से रही हैं। तो अपनी एक छोटी टिप्पणी के लिए मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर ज्योत्सना जी। उनको जिग्मे जी को सबको नमस्कार। और सारे तिब्बती भाई बहनों को तशीदिले और हिज होलीनेस परम दलाई लामा जी की लंबी आयु और स्वास्थ्य और उनके जो उनका जो सोच की क्लैरिटी है उसके लिए हम सब लोग मिलके मंगल कामना करते हैं और इंटेंशन जाहिर करते हैं। आज आज सुबह हिज होलीनेस का वक्तव्य सुन के लगा कि जब उनका स्वास्थ्य अभी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उनको सब दूसरों की ही चिंता है कि वो लोग उनके लिए चिंता कर रहे हैं, हम सब लोग उनके लिए चिंता कर रहे हैं। इस बात की उन्होंने हम सब लोग को तसल्ली दिया और कहा कि वो ठीक है और परेशान ना हो हम लोग, और वो जल्दी आएंगे। तो जैसा आचार्य जी ने कहा कि हम सब लोगों को उस दिन का इंतजार होगा कि जब वो लौट के आएंगे और हम लोग उनको उनका स्वागत करने पहुंचेंगे। जैसे कि बहुत जमाने पहले हम लोग जेएनयू में जब थे तब भी हम लोग जाया करते थे, जब हिज होलीनेस दिल्ली लौटते थे कहीं बाहर से। तो एक तो ये हुआ एक व्यक्तिगत लेवल पर। आज सुबह मैं धर्मशाला से एक लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, टेलीकास्ट हो रहा था। वहाँ बच्चों का प्रोग्राम था, डांस का, कल्चर का। तो मैं और मेरी बड़ी बहन रंजना जी से हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि दीदी सबसे बढ़िया चीज जो किया था हिज होलीनेस ने यहाँ आते ही, जबकि वो भी खुद युवा ही थे उस वक्त, तो उन्होंने और पंडित नेहरू जी ने एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए और कल्चर के लिए, उनकी संस्कृति के लिए दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और उस पर ही ध्यान किया। बाकी सारी चीजें तो जो तकलीफ थी, जो मुश्किल थी, तो वो उसके बावजूद जो दूरदृष्टि थी वो एजुकेशन पर थी। और आज जब हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें कि पैरा पैरा जो है वो हिज होलीनेस का की तस्वीर लेके वो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, अरे पैरा जंपिंग कर रहे हैं, सॉरी। तो कितने दूर का फासला तय किया इस दूरदृष्टि से, हिज होलीनेस की दूरदृष्टि से। तो ये एक दुनिया भर के लिए एक नियामत है, एक उदाहरण है कि अगर हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। और हम किस चीज के लिए लड़ते हैं, ये चर्चिल ने भी कहा था, नॉट दैट ही इज आवर फेवरेट, लेकिन चर्चिल ने भी कहा था कि हम किस के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशंस के लिए लड़ रहे हैं। तो हिज होलीनेस ने जो टीपा बनाई उससे इसका इसका बहुत बड़ा उदाहरण है और जो हम सब लोग अभी भी सीख सकते हैं। रही तिब्बत की पॉलिसी, और तो मुझे ये लगता है कि बाकी सब चीजें तो भैया आनंद जी ने कह दिया और आचार्य जी ने कहा, लेकिन एक रास्ता फिर बन रहा है। तो उस पर हम एज सिटीजन्स, एज कंसर्न्ड पीपल, हम लोग अगर एक मूवमेंट बनाएं, एक प्रेशर बनाएं, और सरकार देखती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अभी तो हिज होलीनेस इज अ वेरी गुड कन्वीनियंस फॉर द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर जमीन से आवाज उठती है तो उसको बहुत दिन तक दबाया नहीं जा सकता। और हम ये कोई देश द्रोह और ये सब तो कुछ करेंगे नहीं, हम तो अपनी सुरक्षा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपने हिमालय प्रदेश की सुरक्षा पर बात करेंगे। मुझे एक चीज जो आनंद जी ने कहा वो बहुत अच्छी लगी कि हम जो हिमालय, हमारा तो अपना हिमालय क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जो बाकी देश हैं हिमालय के साया में, भूटान, नेपाल, उनसे हमको अपना तारतम्य बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग हमसे कहीं ना कहीं दूर हुए जा रहे हैं और बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। तो ये चीज, और फिर जो 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 भी कॉल रहेगी उस पर हम सब लोग काम करेंगे। और इस समय बहुत लोग जुड़ते हैं, लेकिन अभी बहुत लोगों का मैसेज आया कि हम नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि हमने अपना कार्यक्रम रखा हुआ है। तो उससे देश भर में लोग जगह जगह, उत्तराखंड से, बिहार से, अ, उत्तर प्रदेश से मैसेजेस आए कि हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इसका ये दिखता है कि ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एफर्ट हम लोगों ने जो किया, और हम आगे भी करेंगे, तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से हिज होलीनेस याद कर रहे हैं और अपनी प्रतिबद्धता, जो जो तिब्बत मुक्ति साधना है उसकी प्रतिबद्धता के लिए अब लोगों को जोड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। तो वो एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात है। ये कह के फिर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय तिब्बत। जी ने हाथ उठाया था। कौशल किशोर जी, आपसे निवेदन है कि आप 2 मिनट की छोटी टिप्पणी रखें। कौशल जी समय ले रहे हैं। अन्य कोई साथी
कुछ छोटी टिप्पणी रखना चाहें या कोई सवाल हो? ये आवाज जा रही है? हाँ, डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय, मैं प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय बोल रहा हूँ। जी। अभी मैं बेंगलोर में हूँ। 4 तारीख को मैं डॉक्टर आनंद कुमार जी के साथ माउंट कार्मेल कॉलेज में, जो यहाँ साउथ का जो क्षेत्र है, उसके साथ मिलकर के माउंट कार्मेल कॉलेज ने, राजनीति विज्ञान विभाग ने इसके बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया और मैं इसमें आनंद जी के साथ शरीक हुआ। तो भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से आज पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कार्यक्रम चल रहा है। खास करके बिहार चैप्टर का मैं सचिव हूँ और बिहार में भी बहुत सारे कार्यक्रम, हर एक जिले में करीब करीब वहाँ के 18 जिले में कार्यक्रम लगातार चल रहा है भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से। और परम पावन दलाई लामा जी का आज 90वां जन्मदिन है और उसमें सब लोगों ने उनके स्वास्थ्य की कामना की है कि वो जल्दी स्वास्थ्य उनकी अच्छी हो और वो जल्दी हम लोगों के बीच में आए ताकि भारत तिब्बत को एक मजबूती प्रदान कर सके। मित्रों, तिब्बत को हम लोग पूरे अंतर्राष्ट्रीय एशिया का छत कहते हैं और जब छत ही हमारा नहीं है तो फिर इसकी बात क्या करना है। अभी आनंद जी ने बहुत सारी बात कही, आचार्य जी ने भी सारी बात कही। तो हम लोगों को भारत तिब्बत मैत्री संघ को मजबूत करना है और इस मजबूती के साथ तिब्बत की मुक्ति साधना में लगना है ताकि तिब्बत आज़ाद हो। तिब्बत की आज़ादी हम लोग अपने ही समय में देख सकें। और भारतवर्ष तो इतने दिन तक गुलाम था और तिब्बत को तो मात्र अभी 75 वर्ष ही करीब करीब हुए हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते। और चीन जो एक विस्तारवादी देश है, वो अपने विस्तारवादी नीति के चलते तिब्बत को और वहाँ के मानव अधिकार को सारा मटियामेट करने में लगा हुआ है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ कि तिब्बत मुक्ति साधना को हम लोग आगे बढ़ाएं, समय कम है इसलिए अपनी बातों पर मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। Thank you. Now we request Anil Kumar Mahapatra ji to share some of his reflections. नमस्ते सर। मैं थोड़ा इतना अच्छा हिंदी बोल नहीं सकूंगा मगर थोड़ा तो प्रयास करूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो जो हमारा तिब्बत मित्रों संघ का जो ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले से ही जुड़े हुए हूँ जब ये शुरू हुआ था। क्या मेरा एक बात कहना है कि हमारा जो उड़ीसा में 64 ईयर्स तक जो चंद्रगिरी कहते हैं, जहाँ को जिसका नाम है उंटू सुकलिंग, वहां पर तिब्बतन जो रहते हैं जिरांग में। तो क्या होता है सर, उनको अभी दिया गया है भारत का जो नागरिकता, उनको भी ऑफर किया गया है। तो मेरा कहने का बात यह है, तो बहुत सारे भी विलिंग करते हैं क्योंकि जो जो पीढ़ी वहां पर पैदा हुए हैं, बच्चे जो भारत वो जो उड़ीसा में पैदा हुए हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, उनको तिब्बत उनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो छोड़ चुके हैं तिब्बत। उनका पिता माता या जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका था। तो मेरा कहने का बात यह है, जब ऐसा ही कुछ कुछ ऑफर आया है तो ये सब जब भारत का भी नागरिकता को लेने के लिए भी बहुत सारे उम्मीद रखे हैं और बहुत सारे चाहते हैं कि वो नहीं लेंगे। तो इस परिस्थिति में तो तिब्बत किधर रहेगा? मेरा ये एक भी चिंता है कि जो जब वही कोई नागरिकता भारत का ले जाएंगे तो तिब्बत कैसे रहेगा? तिब्बत का इंडिपेंडेंस, तिब्बत का जो स्ट्रगल चल रहा है, जो दलाई लामा जी ने बोले हैं कि वो स्वायत्तता दिया जाए, चाइना के अंदर रहेंगे मगर धार्मिक और अन्य विचारधारा की स्वाधीनता स्वायत्तता रहेगा। ये भी एक थोड़ा बात करने के लिए मैंने थोड़ा सोचा, ये थोड़ा मेरा दिमाग में आया कि ये उनका जो भविष्य क्या है। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी, एक युवा साथी जुड़ी हुई हैं, तमन्ना रतूड़ी। हाँ, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई। मैं आज बहुत अच्छा लगा आनंद कुमार सर का जो स्पीच था, जो मार्गदर्शन उन्होंने किया, वो बहुत ही मतलब हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिला कि आगे क्या करना है। आज हमने पूना में एक प्रोग्राम रखा है जो कि अभी सफलतापूर्वक हमने उसको कंप्लीट किया है। और उसमें लगभग 250 बच्चे थे जो दलाई लामा जी के विचारों का हमने उसमें प्रचार प्रसार किया। तो बहुत अच्छा लगा इस मीटिंग को ज्वाइन करके और आनंद कुमार जी के विचार सुन के। धन्यवाद जी। तमन्ना रतूड़ी जी। नमस्कार सभी लोग।
मैं तमन्ना रतूड़ी हूँ और मैं आनंद कुमार सर से मेरे कॉलेज में आए थे वो बैंगलोर यहाँ पे माउंट कार्मल में। तो मैं बहुत प्रसन्न हुई उनकी बातें सुन के और मेरे अंदर से कुछ चीज़ आई। मेरे को ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि तिब्बत की कंडीशंस कैसी हैं। ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है भारत में इनके बारे में, पेपर्स में भी कम आता है या तो हमने पढ़ा नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो करते हैं समाज में वो हमें हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। भले चाइना हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर हो, पर अगर वो खराब काम कर रहा है जिससे लोगों की बर्बादी हो रही है, चिंता का विषय है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि तिब्बत और दुनिया का कोई सा भी देश ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। तो बस मेरे लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है। जी सर, मेरा प्रश्न आनंद सर से है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसने शुरू शुरू में तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो फिर ऐसे क्या कारण आए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ये अपनी बात को बदलना पड़ा और वो चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बताना पड़ा। और मेरा दूसरा प्रश्न बहुत ही अलग है, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो मेरी एक जिज्ञासा है कि हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन ने तो तिब्बत की यात्रा भी की और उन्होंने बहुत लिखा है, लेकिन क्या इसके अलावा बाद में जो बदला हुआ बदली हुई स्थिति तिब्बत की हुई तो उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई अभी, जो अधीन हो गया चाइना जो, उस पर कितना लेखन हुआ, क्या उसके बारे में मुझे कुछ सुझाव दे पाएंगे देंगे? धन्यवाद सर। और भी कोई साथी अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या छोटी टिप्पणी हो? समय हो गया है तो हम लोग प्रोफेसर आनंद कुमार जी से निवेदन करेंगे कि इन जिज्ञासाओं पे अपना राय दें। जो सवाल के रूप में बातें आई हैं उसमें एक सवाल यह था कि अगर तिब्बती भाई बहन भारत की नागरिकता ले लेंगे तो तिब्बत राष्ट्र के लिए संघर्ष कमजोर पड़ेगा। अनिल जी की इस राय से दलाई लामा जी की भी राय मिलती हुई है। उन्होंने तिब्बत से बाहर अपना जीवन संघर्ष कर रहे तिब्बती भाई बहनों को आग्रह किया है कि अपनी भाषा को न छोड़ें। अन्य भाषाओं का महत्व है, जिस प्रदेश में है, जिस देश में, उस देश की भाषा को तो देखें, लेकिन आपस की बातचीत में तिब्बती भाषा को ही आधार बनाए। इसी तरह से अपनी संस्कृति को आगे बनाए रखने के लिए कोशिश करें कि निजी जीवन में मित्रता में तिब्बती लोगों की मुख्यता रहे। और नागरिकता के सवाल पर भी उनका सुझाव है कि नागरिक न होने के कारण आपको विभिन्न देशों में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहां तक हो सके संभव हो तो तिब्बत की नागरिकता बनाए रखें और जिस देश में रह रहे हैं उस देश के नियमों का सम्मान करें, तो उस देश की व्यवस्था के साथ सहयोग करें जिससे कि उनको कम से कम असुविधाएं हो। और उनकी इस अपील के कारण अधिकांश तिब्बती भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं, भारत नेपाल समेत, वो अभी भी तिब्बत की नागरिकता को अपना आधार बनाए हुए हैं। लेकिन तिब्बत की आजादी का असली सवाल तो तिब्बत के अंदर रह रहे 65 लाख स्त्री पुरुषों का है, इनको 3-4 टुकड़ों में चीन की सरकार ने बांट दिया है। अब मूल तिब्बत में कुल 20 लाख लोगों को ही रहने की व्यवस्था है और बाकी सबको अगल बगल के चीनी प्रदेशों में मिला दिया गया। और कुल मिलाकर के एक तरफ 60 से 65 लाख तिब्बती हैं और 75 से 80 लाख चीनी हैं। तो तिब्बत में ही चीनियों ने भीड़ इकट्ठा करके तिब्बतियों को अल्पसंख्यक बना दिया। फिर भी जैसा मैंने कहा कि अभी 3 साल पहले 150 से ज्यादा तिब्बती भाई बहनों ने तिब्बत के अंदर आत्मदाह करके अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी तिब्बत की रक्षा के लिए। बाकी जो सुझाव आए ज्योत्सना जी के, विकास जी के, अभिषेक जी के, तमन्ना जी के, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है और हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने
व्यस्तता के बावजूद, कम सूचना के बावजूद इस अखिल भारतीय ऑनलाइन चर्चा को सफल बनाया। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने एक विद्वान, जैसे आज आचार्य ऋषि फुनसुक थे, तिब्बत की नवीनतम परिस्थितियों के बारे में बताते रहें और भारत तिब्बत मैत्री को मजबूत बनाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का आज की इस गोष्ठी में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दलाई लामा जी के लंबे स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि एक चर्चा हर महीने आयोजित की जाएगी भारत तिब्बत मैत्री संघ के बैनर के तले। और बहुत सारे साथी फेसबुक लाइव से भी इस प्रोग्राम को देख रहे थे और इसकी रिकॉर्डिंग जल्द ही प्रोफेसर आनंद कुमार सर के फेसबुक के साइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत, जय तिब्बत। नमस्कार।